नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं NCERT की बुक सॉल्व करवा रहा हूं, तो आप NCERT की बुक ले लीजिए। और आज मैं सॉल्व करने वाला हूं प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले मैं 1.1 का सॉल्यूशन कर चुका हूं। तो जो भी विद्यार्थी यदि एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है वह कृपया पिछले वीडियो में जाकर वह लेक्चर 1.1 का जो एक्सरसाइज है वह देख ले। अब आ जाते हैं आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पर। पहला सवाल लिखा है, पहला सवाल क्या लिखा है? इस सवाल में लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। कहने का मतलब यह है कि आपको नीचे कुछ कथन दिया गया है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको बताना है कि वह कथन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य भी बताना है, असत्य भी बताना है, प्लस उसके साथ उसका कारण भी बताना है कि वह कथन आखिर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। चलिए, तो पहला सवाल क्या दिया है? लिखा है, मैं लिख भी देता हूं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। ये आपको पहला सवाल पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो भाई आपको याद होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो यह जो कथन है यह सत्य है। अब सवाल यह है कि सत्य क्यों है। तो मैंने वास्तविक संख्या के बारे में बताया था, वास्तविक संख्या को परिभाषित किया था। एक बात मैंने ये बताया था कि यदि x कोई संख्या है, इसका वर्ग करने पर 0 या 0 से बड़ा आता है तो x को हम वास्तविक कहेंगे। ये मैंने बात बताया था। दूसरा बात, इससे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा हमारे सवाल का, इसलिए मैंने दो तरह से परिभाषित किया था, दो बात बताई थी। दूसरी बात यह बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप है। देखा है आपने? मैंने बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित परिवार को, सम्मिलित समुच्चय को, सम्मिलित संख्याओं का जो समुच्चय है उसे हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। तो वास्तविक संख्याएं में सभी परिमेय संख्याएं भी आती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। और यही हमारे सवाल में भी है, पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो बात सही है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमें कारण लिखना है, कारण भी लिखना है। तो यह वह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन आती हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती है।
दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं, संख्याएं आती हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या कैसे वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसमें परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। अब मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूं इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 में ही दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में m के रूप का होता है, रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये देख लीजिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहां पर एक बात सोचते हैं, जैसे मान लीजिए -1 है, तो क्या -1 को हम करणी में कुछ लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए हमने लिखा 1, -2 को क्या हम करणी में लिख सकते हैं 4? इस पर सोचना है। 1 का जो वर्गमूल है, लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, 1 का वर्गमूल जो है वह ±1 होता है, 4 का वर्गमूल ±2 होता है। लेकिन जब इस चिन्ह को हम लोग लगाते हैं तो केवल धनात्मक वर्गमूल ही मानते हैं। ध्यान देना है इस बात को। जब करणीय चिन्ह को लगाएं हम, तो इस वक्त हम केवल धनात्मक संख्याएं जो वर्गमूल हैं उन्हीं को कंसीडर करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। तो एक बात बताइए, जब धनात्मक संख्याओं को ही हम लोग ले रहे हैं, तो बाकी यदि -1 है तो वह कहाँ गया? -2 है, वह कहाँ गया? क्या उसको हम ऐसे निरूपित कर पा रहे हैं? नहीं। तो करणी के चिन्ह को हम लोग अब तक जो निरूपित करते हैं, केवल धनात्मक वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए ही करते हैं। तो यहां से यह पता चला कि करणी में 4 का मान 2 होता है, तो -2 को हम कैसे निरूपित कर पाएंगे? और एक बात कि यम एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो कोई भी जो संख्या है, कोई भी जो ऋणात्मक संख्या है, वह किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। तो इस बात को लिख देंगे कि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि कोई भी निगेटिव संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर एक बार मैं समझा देता हूं। देखिए, यहां पर कह रहा है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वह कर्णी में m के रूप का होता है। तो भाई, जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका वर्गमूल तो धनात्मक ही आता है। तो धनात्मक संख्याओं को तो हम कर्णी के रूप में लिख सकते हैं,
लेकिन ऋणात्मक संख्याओं को हम करने के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो वर्गमूल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में m के रूप का नहीं होता है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 में जो तीसरा सवाल है उसको मैं बताता हूं। तीसरा सवाल क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या है? ये भी असत्य है। अब सवाल ये है कि असत्य क्यों है? ये कह रहा है कि कोई भी वास्तविक संख्या होगी तो वह क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। इससे पहले अभी मैंने बताया था कि जो वास्तविक संख्या है उसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या है कोई तो वह परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। लेकिन ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय ही होगी, तो ये गलत कह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लोग देख सकते हैं, 2 एक वास्तविक संख्या है। 2 एक वास्तविक संख्या है, तो क्या यह अपरिमेय है? नहीं, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो इस तरह से 2/1 लिखा जा सकता है जो कि परिमेय संख्या है। तो तीसरा सवाल भी जो कह रहा था वो असत्य कह रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा पूछा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कह रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो ये कह रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल ये, 3 का वर्गमूल ये, 4 का वर्गमूल ये, 5 का वर्गमूल ये। देख रहे हैं, ये परिमेय है और ये परिमेय है, और बाकी ये जो तीनों हैं ये क्या है? अपरिमेय है। और ये आपसे कह रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है। नहीं, तो सभी जो धनात्मक पूर्णांक है उनका वर्गमूल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे 1 का वर्गमूल परिमेय होता है, 4 का होता है, 9 का, ऐसे 16 का होता है, बहुत सारे का होता है। और जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। तो क्या हो जाएगा? आप उदाहरण में ये दे दीजिएगा, ये दे दीजिएगा, चाहे √9 दे दीजिएगा, √16 दे दीजिएगा, ऐसे तमाम है, चाहे 25, चाहे 36, जिनका वर्गमूल हो निकल जाए। ठीक है ना, परिमेय संख्या निकल जाए
उसका आपको उदाहरण दे देना है। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी हल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करने में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये पूछा है कि करने में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए, मैं करने में 5 का निरूपण बताऊंगा। इससे पहले मैं करने में 2 का निरूपण बता देता हूं, करने में 3 का निरूपण बता देता हूं, उसके बाद आप करने में 5 को निरूपित करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं करने में 2 को, यानी कि जो अपरिमेय है उसका निरूपण कैसे किया जाता है। तो मैं करने में 2 का निरूपण आपको बताने जा रहा हूं। करणी में 2 का निरूपण। करणी में 2 को हम निरूपित कैसे करेंगे ये सोचना है। चलिए, तो मैं आपको करणी में 2 का निरूपण करना बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप एक संख्या रेखा लेंगे, मतलब एक आप रेखा लेंगे। जैसे मैंने एक रेखा मैंने ले लिया है, ठीक है। अब जब संख्या रेखा है तो जाहिर सी बात है 0 होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इधर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। अब एक बात बताते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि आप इसमें से एकक लंबाई का, यानी कि एकांक लंबाई का आप एक रेखाखंड लेंगे। चलिए, हमने एक एकांक लंबाई का ये रेखाखंड हमने ये लिया, देख लीजिए ये एकांक लंबाई का है। तो मैंने एकांक लंबाई का एक रेखाखंड क्या लिया, AB लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पर एक लंब खींचेंगे हम। अब इस पर एक लंब खींचेंगे, वो भी एकांकीय लंबाई का लंब खींचेंगे। ये BC मैंने खींचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि A और C को मिला देंगे। ये हमने एकांक लंबाई का, एकक लंबाई का लिया है, ये भी हमने एकक लंबाई का लिया है। तो जानते हैं AC की लंबाई कितनी आएगी, करनी में 2 आएगी। कैसे आएगा, चूंकि AB बराबर 1 एकक है, यानी कि 1 मात्रक है। BC बराबर 1 एकक, यानी कि 1 मात्रक है। तो आप AC निकाल लीजिए। AC कैसे निकलेगा, आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कीजिए, AC बराबर निकाल लीजिए। तो अंडर रूट का हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माने अंडर रूट 1 प्लस 1 माने अंडर रूट 2। यानी कि जो AC है उसकी लंबाई
अंडर रूट 2 एकक है, अंडर रूट 2 एकक। ये अब यदि हम AC लंबाई के चाप लेकर, AC लंबाई को चाप लेकर और वो को केंद्र मानकर एक चाप लगाएं, तो संख्या रेखा को जहां पर हमारा चाप कटेगा वह अंडर रूट 2 को निरूपित करेगा। तो इसके बाद AC को चाप लेकर O को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को ये देखिए हमने इसको चाप लिया है और O को केंद्र माना है, तो प्रकार की नोक को ऊपर रखेंगे इसको चाप लेकर। अब हम जब इसको चाप लेकर जब हम करेंगे तो होगा क्या, देखिए ये चाप लेकर मैं लगा रहा हूं ऐसे, तो ये आप ऐसे करेंगे तो यह आपका प्रकार इधर कहीं कटेगा। ये मान लेते हैं यहां पर आपका चाप कट रहा है, ठीक है। इस बिंदु को मैं मान लेता हूं D। यह बिंदु D ही किसको निरूपित करेगा, अंडर रूट 2 को निरूपित करेगा। तो इसी बात को लिखना है, जो संख्या रेखा को D पर काटता है, जो हमारा चाप संख्या रेखा को D पर काटता है, यही बिंदु D करणी में 2 को निरूपित करेगा। तो मैंने बताया आपको कि करणी में 2 का निरूपण कैसे करेंगे। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि करणी में 2 का निरूपण करेंगे कैसे, करणी में 3 का कैसे करेंगे, तब आप जाकर करणी में 5 का निरूपण आप आसानी से कर सकते हैं, इसी के आधार पर कर सकते हैं। चलिए तो खैर एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि यही बेस है सबका। ये संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक एकक लंबाई का एक रेखा खंड लेंगे। मैंने एकक लंबाई का एक रेखा खंड क्या लिया है, AB। A को मैंने मूल बिंदु माना है। अब हम क्या करेंगे कि इस पर एक लंब BC खींचेंगे। इस B पर लंब हम क्या खींचेंगे, BC खींचेंगे। अब जब BC लंब खींचे हैं एक एकक का, हमारे AB की भी लंबाई एक एकक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब AC निकालेंगे तो अंडर रूट 2 एकक आ जाएगा। अब AC को चाप लेकर O को केंद्र मानकर जब हम चाप लगाएंगे तो वह चाप हमारे संख्या रेखा को कहाँ काटेगा, कहीं ना कहीं काटेगा। तो उस बिंदु को हमने क्या मान लिया है, D। तो यह जो बिंदु D है वह O के सापेक्ष किसको निरूपित करेगा, अंडर रूट 2 को निरूपित करेगा। अब सवाल यह है कि अंडर रूट 3 का निरूपण कैसे होगा, तो इसी में हम आगे बढ़ाते जाएंगे, इसी के आगे हम लोग करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे। अब इसी के आगे हम बढ़ा देंगे तो करणी में 3 का निरूपण होगा, और उसके आगे बढ़ा देंगे तो करणी में 5 का निरूपण हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निरूपित होगा। तो यहाँ तक आपको करना है, करणी में 3 का भी निरूपण करना होगा, तो यहाँ तक आपको करना होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं करणी में 3 का निरूपण। तो जब करणी में 3 का निरूपण आप पढ़ेंगे तो यहाँ तक आपको जो करना था वो करेंगे, पहले करणी में 2 का निरूपण करेंगे, ठीक है ना। तो मैं उसको मिटा दिया हूं ताकि फिर से मैं बता सकूं। तो अब इसके आगे मैं बता रहा हूं, करणी में 2 का निरूपण कर लेंगे
तब उसके बाद कर्णी में 3 का निरूपण आप कर पाएंगे उसी में। तो आते हैं हम लोग, अब हम क्या करेंगे कि अब इस बिंदु सी पर अब हमें क्या करना है, कर्णी में 3 को निरूपित करना है, न कि कर्णी में 2 को। तो अब इसको मिटा देते हैं, चाहे फिर से बताते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्णी में 3 का निरूपण। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल जैसा काम अभी आपने किया है वैसा ही काम करना है। क्या करना है, आपको एक संख्या रेखा लेना है। आपने संख्या रेखा लिया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ। फिर वही काम करेंगे। कर्णी में 3 का निरूपण करने के लिए भी सबसे पहले आप कर्णी में 2 को ही निरूपित करेंगे, उसके बाद उसी में आगे आप बढ़ा देंगे, वही विधि वही क्रिया आगे बढ़ा देंगे, तो कर्णी में 3 का निरूपण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निरूपित करेंगे। तो समझ लीजिए, सबसे पहले हम एकक लंबाई का एक रेखाखंड लेंगे AB, और इस पर हम एक लंब डालेंगे एकक लंबाई का क्या, BC। ये ठीक है, ये भी एक एकक का है। अब ये एक उसी से मिला देंगे, इसकी लंबाई कितनी आएगी, √2। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। सर्वप्रथम AB एक एकक का रेखाखंड लिया, बिंदु B पर एक एकक का लंब BC खींचा, ठीक है। AC की लंबाई कर्णी में 2 एकक होगी। क्यों होगी भाई, तो आप निकाल कर दिखा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय थे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि कर्णी में 2 एकक होगी। अभी मैंने निकाला था जब कर्णी में 2 का निरूपण मैं किया था तब। तो ये आपका निकल गया, AC की लंबाई कर्णी में 2 एकक निकल गई। लेकिन हमें कर्णी में 2 का निरूपण नहीं करना है, अब हमें कर्णी में 3 का निरूपण करना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्णी में 3 का निरूपण कैसे होगा। तो यहां तक हो गया। अब इसी में यहां तक आपने पढ़ा था कि यहां तक कर्णी में 2 का भी निरूपण आप पढ़े थे। अब इसी में आगे बढ़ाना है, जिसका भी निरूपण करना होगा इसी में आगे बढ़ाते जाएंगे, तो सबका निरूपण क्या होगा, मिलता जाएगा। चलिए अब क्या करना है कि फिर इस बिंदु C पर एक एकक लंबाई का लंब खींच देना है CD, ठीक है ना। अब इसी में आगे मैं बढ़ा देता हूं, पुनः AC के बिंदु C पर एकक लंबाई का लंब DC खींचा। अब हम पुनः एक काम किए हैं
ये भी एक एकक लंबाई का AC पर हमने एक लंब खींचा है DC। अब जरा A और D को मिलाइए, A और D को मिलाया A और D को मिलाया, A को D से मैंने मिला दिया। अब आप क्या कीजिए, जरा AD की लंबाई निकालिए। तो ये भी समकोण, तो ये लंब है तो ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90, तो ये ACD ये समकोण त्रिभुज होगा। तो उसमें आप निकाल लीजिए समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में आप जरा लिख लीजिए, देख लीजिए क्या आता है ACD में, निकालिए। तो AD बराबर आ जाएगा, AD बराबर √AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AC कितना है √2 का स्क्वायर और CD कितना है 1, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 3 एकक आ गया, यानी कि AD की लंबाई आपका 3 एकक आ गया। यदि AD को चाप मानकर और A को केंद्र मानकर हम चाप लगाएं तो संख्या रेखा को जहां पर काटेगा वह चाप, वह बिंदु D, यानी कि चाहे कोई भी बिंदु हम माने, वह बिंदु करने में 3 को निरूपित करेगा। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे AD को चाप लेकर A को मूल बिंदु लेकर एक चाप लगाया, जो संख्या रेखा को मान लेते हैं कि जब हम चाप लगाएंगे तो यह चाप संख्या रेखा को यहां पर काट रहा है, ये मान लेते हैं यह बिंदु E है और यह बिंदु E किसको निरूपित कर रहेगा, करनी में 3 को। जो संख्या रेखा को E पर काटता है, यही बिंदु E किसको निरूपित करेगा, करनी में 3 को निरूपित करेगा। यही बिंदु E करनी में 3 को निरूपित करेगा। तो आपने पढ़ा कि यह जो बिंदु E है वही बिंदु E करनी में 3 को निरूपित करेगा। तो पुनः एक बार मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, कैसे करनी में 2 का निरूपण होगा, कैसे करनी में 3 का निरूपण होगा। तो जब आप करनी में 2 का निरूपण सीख जाएंगे तो करनी में 3 का निरूपण सीख जाएंगे। जब आप करनी में 3 का निरूपण सीख जाएंगे तो आप करनी में 4 का निरूपण सीखेंगे। करनी में 4 का निरूपण सीखेंगे तो आप करनी में 5 का निरूपण सीख जाएंगे। तो ये यहाँ तक आपने करनी में 3 का निरूपण पढ़ा। अब मैं आपको बता देता हूँ जो हम लोगों का सवाल था, करनी में 5 को कैसे निरूपित करेंगे। करनी में 5 का मैं निरूपण आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं करनी में 5 का हम निरूपण कैसे करेंगे। तो समझ लेते हैं कि करनी में 5 को निरूपित कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं करनी में 5 का निरूपण क्या होगा। तो करनी में 5 का निरूपण वैसे ही करेंगे। तो अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। देखिए,
आपको क्या करना है कि ये आप ए बी लेंगे एक एकक का, इस पर लंब भी खींचेंगे BC एक एकक का, इसको मिलाएंगे, इसकी लंबाई आएगी कर्णी में 2, पुनः इस पर लंब खींचेंगे CD, इसको मिलाएंगे, इसकी लंबाई कितनी आएगी √3, फिर इस पर अब आप लंब खींचेंगे, इस पर आप लंब खींचेंगे, ठीक है ना। एक एकक का खींचना है तो इसकी लंबाई क्या आएगी √4 आएगी, यानी √4 माने क्या आएगा 2 आएगा। इसके बाद फिर इस पर आपको लंब खींचना है, फिर आप लंब खींचिएगा इस पर, कितना का एक एकक का खींचना है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई आएगी √5 आएगी। तो बिल्कुल सेम वही काम करना है। आपको कर्णी में 2 तक मैंने पढ़ा दिया है, कर्णी में 3 तक पढ़ा दिया है। अब बिंदु डी पर क्या करना है कि एक और लंब ED खींच देना है, एक एकक का खींचना है। अब ए को ई से मिला देंगे तो इसकी लंबाई कर्णी में 3 और 1 आएगा। आप करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो आएगा कितना 2 आएगा। पुनः ई पर एक यफ ई आपको एक एकक का लंब खींच देना है और यफ को ए से मिला देना है। तो AF की लंबाई जब आप निकालेंगे, मैं केवल यहाँ से बता देता हूँ, AF की लंबाई यानी ये भी लंब खींचे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AEF में समकोण त्रिभुज AEF में AF बराबर आप निकाल लीजिए √AE का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। AE का स्क्वायर निकालिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 दूना के 4 1 5 1 का। अब आपको करना क्या है कि AF को चाप लेकर, जैसा आप काम कर रहे थे पहले वाले कर्णी में 2 वाले में, कर्णी में 3 वाले में, अब AF को चाप लेकर A को केंद्र मानकर आपको एक चाप लगाना है जो संख्या रेखा को काटेगा। प्रकार से जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं काटेगा, ये इधर कटेगा। यह बिंदु मान लीजिए G, यह बिंदु G ही किसको निरूपित करेगा कर्णी में 5 को निरूपित करेगा। तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। आपने जब ये निकाल लिया कि AF की लंबाई कर्णी में 5 के बराबर होगी, तो अब आपको बस यही काम करना है कि AF को आपको चाप ले लेना है और A को केंद्र मानकर प्रकार से आपको चाप लगाना है। जो संख्या रेखा को जहां काटेगा उसको नाम दे देना है। हमने नाम दिया है G, तो यह बिंदु G ही क्या करेगा कर्णी में 5 को निरूपित करेगा। तो अब लिखेंगे AF को चाप लेकर, AF को चाप लेकर A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को G पर काटता है। यही बिंदु G A को हमने क्या माना है मूल बिंदु माना है। A के सापेक्ष यानी कि A को मूल बिंदु माने हैं, तो मूल बिंदु के सापेक्ष कर्णी में 5 को निरूपित करेगा। तो यह बात आपको पता हो गई कि कर्णी में 5 का हम निरूपण कैसे करेंगे। तो आज मैंने इस प्रश्नावली में आपको मैंने बताया कि कर्णी में 3 का निरूपण कैसे करेंगे,
करनी में 2 का निरूपण कैसे करेंगे, करनी में 2 का निरूपण कैसे करेंगे। तो पुनः एक बार आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप हर एक सवाल को पढ़ें। आप NCERT की बुक खरीद लें और मेरे साथ हर एक्सरसाइज का हर एक प्रश्न आप हल करते जाएं। मैं हर प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगा NCERT की बुक से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को आपके लाभ पहुंच सके। और जो भी हमारी कमियां होती हैं आप बेशक कमेंट करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।